नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। ये हमारे पॉलिटी सीरीज़ का 22वां लेक्चर है। जैसे कि हमने पॉलिटी सीरीज़ को स्टार्ट किया था, हमारा जो पहला यूनिट था कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, इसको हमने कंप्लीट किया था। उसके बाद ये जो दूसरा यूनिट था सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, इसमें हमने 4 जो चैप्टर्स थे पहले, इसको भी ख़त्म किया था। और जो 5वां चैप्टर है, इसको हमने कल स्टार्ट किया था। और इस जो 5वां चैप्टर था इमरजेंसी, इसमें हमने जो पहला टाइप था इमरजेंसी का, इसमें हमें 3 टाइप के इमरजेंसीज देखनी थी: नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंशियल रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो इसका जो पहला टॉपिक था नेशनल इमरजेंसी, उसमें जो नेशनल इमरजेंसी वो किस ग्राउंड पे डिक्लेयर होती है, उसका अप्रूवल कैसे होता है, उसका रिवोकेशन कैसे होता है, उसके इफेक्ट, एंड ये आर्टिकल 358 एंड 359 इसका डिफरेंस, और अब तक कितनी बार नेशनल इमरजेंसी लग चुकी है, ये सारी चीज़ें हमने कल के लेक्चर में देखी थी। अगर आपने नेशनल इमरजेंसी वाला चैप्टर नहीं देखा होगा तो कल का लेक्चर आप देख लीजिए। और आज हमें ये 2 जो बाकी इमरजेंसी है, प्रेसिडेंशियल रूल एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी, इसको देखना है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये जो नेशनल इमरजेंसी वाला था कल का टॉपिक, इसको एकदम 1 मिनट में रिवाइज करवा देता हूँ। देखो, नेशनल इमरजेंसी ना 2 रीज़न पे लगती है। पहला रीज़न जो है वो है एक्सटर्नल एग्रेशन। अगर बाहर से कोई हमारे देश पे हमला करता है तो नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। और दूसरा था आर्म रिबेलियन। आर्म रिबेलियन मीन्स क्या? अगर कोई हमारे यहाँ पे जो मिलिट्री वो अगर सत्ता हथियाने की कोशिश करे तभी भी नेशनल इमरजेंसी लग सकती है। ये जो आर्म रिबेलियन है, ये वर्ड बाद में ऐड किया गया था, पहले वो इंटरनल डिस्टर्बेंसेस था। और 2 रीज़न तो हो गए। और कौन डिक्लेयर करता है इमरजेंसी? ये इमरजेंसी जो है हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है, प्रेसिडेंट हमारी इमरजेंसी को डिक्लेयर करते हैं, प्रोवोकेशन करते हैं। और किस बेसिस पे करते हैं वो? जब कैबिनेट उनको रिटर्न में दे दे तब वो करते हैं। दूसरी चीज़ तो ये समझ गए हम कि 2 ग्राउंड पे प्रेसिडेंट, ये जो 2 ग्राउंड है, 2 रीज़न से, इसके हिसाब से अगर इसमें से कोई एक रीज़न हो तो प्रेसिडेंट हमारे इमरजेंसी लगा सकते हैं। दूसरी चीज़ रही पार्लियामेंट्री अप्रूवल। अब जैसे इमरजेंसी लग जाती है उसके 1 महीने बाद तुरंत विदिन 1 मंथ आपको इसको पास करवाना पड़ेगा दोनों सदन से। कितने मेजोरिटी से? 2 थर्ड मेजोरिटी से इसको 2 सदन से पास करने पड़ेगा। तो फिर इसके बाद ये आगे चलती रहेगी नेशनल इमरजेंसी, और हर 6 महीने बाद इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। समझ गए आप? ये एक बार जैसे इमरजेंसी लग गई 2 थर्ड मेजोरिटी से इसको आपको पास करना पड़ेगा विदिन 1 मंथ। कहाँ से? पार्लियामेंट से, दोनों सदन से। उसके बाद इसको अगर आपको एक्सटेंड करना है तो हर 6 महीने बाद आपको इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। अब इसको निकाला कैसे जा सकता है? देखो, प्रेसिडेंट एक ऑर्डर निकाल के इसको जो इमरजेंसी है इसका कंटिन्यूएशन को रोक सकते हैं। और ये कब होगा? जब हमारे जो लोकसभा है उसमें जो 1/10 जो मेंबर लोकसभा के, ये अगर इमरजेंसी के डिसकंटिन्यूएशन के लिए एक रेजोल्यूशन पास कर देते हैं तो उस बेसिस पे हमारे जो प्रेसिडेंट है वो इमरजेंसी को रोक देंगे। अभी इफेक्ट क्या होते हैं हमने इसको कल डिटेल में देखा था कि सेंट्रल स्टेट इफेक्ट क्या हो जाता है। जो लेजिस्लेटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर और फाइनेंशियल पावर, ये सेंटर और स्टेट, ये 3 जो पावर है इसमें इफेक्ट क्या होती है, इसको हमने डिटेल में देखा था। उसके बाद ये 2 जो आर्टिकल्स इसको हमने एकदम डिटेल इसको भी देखा था। इसमें क्या था? आर्टिकल 358 क्या बोलता है कि जैसे नेशनल इमरजेंसी लगती है तो आर्टिकल 19 जो है ना आपका फंडामेंटल राइट, जिसमें 6 फंडामेंटल राइट्स दिए गए आर्टिकल 19 में, ये अपने आप सस्पेंड हो जाते हैं। और आर्टिकल 359 क्या बोलता है? जैसे नेशनल इमरजेंसी लगती है, अगर आपको कोई अदर फंडामेंटल राइट को अगर आपको सस्पेंड करके रखना है तो वो ऑटोमेटिकली नहीं होते। उसके लिए ना प्रेसिडेंट को ना मतलब पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना पड़ता है। और प्रेसिडेंट क्या करते हैं? अदर फंडामेंटल राइट्स को अप्रूव कर देते हैं। ये जो है ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। ये इसको बाहर प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से करना पड़ता है। ये पूरा जब तक इमरजेंसी तब तक रहते हैं। ये प्रेसिडेंट के ऑर्डर में जितना टाइम दिया हुआ है वहाँ तक रहते हैं। और अब तक हमने देखा था इमरजेंसी कब तक, अब तक ऐसे कितनी बार इमरजेंसी लग चुकी थी। तो ये भी हमने देखा था कि अब तक 3 बार नेशनल इमरजेंसी लग चुकी है। जिसमें हमने देखा था कि एक बार पहला जो था वो तो चाइना और पाकिस्तान का वार था, तो एक ही बार लगाई थी, तो दोनों एक ही इसमें दोनों काम हो गए थे। यहाँ पे जब पाकिस्तान के साथ वार हुआ था 65 में, तो डबल नेशनल इमरजेंसी को अनाउंस करने की जरूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि ऑलरेडी तब करके रखी थी, क्योंकि चाइना के साथ हमारा वार चल रहा था। बाद में एक्सटर्नल एग्रेशन, पाकिस्तान के साथ वार हुआ था, और बाद में हमारी जो मिसेस इंदिरा गांधी जो प्राइम मिनिस्टर थी, इन्होंने बाद में इमरजेंसी लगाई थी। तो इस तरीके से हमने कल का जो लेक्चर है इसको देख लिया। अब आगे चलते हैं, आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आज का लेक्चर कहाँ से करना है हमें देखो यहाँ से करना है। प्रेसिडेंशियल रूल, आर्टिकल 356। प्रेसिडेंशियल रूल क्या होता है और ये कब लगाया जाता है? आपको तो पता होगा, आप जिस भी स्टेट में रहते हो आपने इसको कभी आपके स्टेट में कभी ना कभी तो इसको सुना ही होगा, या आसपास पड़ोस के स्टेट में, कि राष्ट्रपति लागू हो गई, जो प्रेसिडेंट रूल है वो लागू हो गया, सरकार गिर गई, अभी इलेक्शन होंगे, ये ऐसी चीज़ें आपने सुनी होंगी। अभी ये आर्टिकल्स है, इसको एक बार पढ़ लेते हैं, जो कि हमें अभी जो देखना है प्रेसिडेंशियल रूल इससे रिलेटेड है। आर्टिकल 355 क्या बोलता है? जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, यूनियन गवर्नमेंट, देखो, इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ यूनियन टू प्रोटेक्ट स्टेट अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। अब ये तो आपको समझ गया होगा एक्सटर्नल एग्रेशन क्या है। बाहर से कोई अगर कोई देश हम पे हमला कर रहा है किसी स्टेट पे, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटी की उसको स्टेट को वहाँ से बचाए। पर इंटरनल डिस्टर्बेंसेस क्या है?
इंटरनल डिस्टर्बेंसेस क्या, जैसे नक्सलाइट एरिया कोई, तो वहाँ के नक्सलाइट लोग उड़ा देते हैं बॉम्ब से वहाँ के लोगों को, पुलिस को, तो उससे भी सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटी की स्टेट को ऐसे इंटरनल एंड एक्सटर्नल एग्रेशन से बचाना है। तो ये आर्टिकल 355 में बोला है। आर्टिकल 360 में क्या बोला है कि इफेक्ट ऑफ फेलियर टू कंप्लाई विथ और टू गिव इफेक्ट टू डायरेक्शन बाय गिवन बाय यूनियन। मतलब देखो, ये जो स्टेट गवर्नमेंट ना, इसने ना कंप्लाई करना, मतलब इसने क्या करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी आदेश देते हैं, डायरेक्शन देते हैं, इसको फॉलो करना है स्टेट गवर्नमेंट ने, समझ गए। और आर्टिकल 356 क्या है, अगर स्टेट में, अगर स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर स्टेट नहीं चल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो गई कहाँ पे, स्टेट में, तो फिर उसमें आर्टिकल 356 में वहाँ पे प्रेसिडेंशियल रूल लगाया जाता है, समझ गए। अभी ये जो आर्टिकल हमने ऊपर ऊपर देखे, इसको एकदम डिटेल में देखते हैं। प्रेसिडेंशियल रूल, इसमें हमें क्या देखना है, ग्राउंड ऑफ इम्पोजिशन, किस ग्राउंड पे प्रेसिडेंशियल रूल को इम्पोज किया जाता है, लगाया जाता है। पार्लियामेंट्री अप्रूवल, तो इसका पार्लियामेंट्री अप्रूवल क्या है, अगर किसी स्टेट में सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेसिडेंशियल रूल या प्रेसिडेंट हमारे प्रेसिडेंशियल रूल लगा देते हैं, तो उसको पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना पड़ता है या नहीं, अगर लेना पड़ता है तो उसका ड्यूरेशन क्या है बाद में। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ प्रेसिडेंशियल रूल, इसके दुष्परिणाम क्या होते हैं। और केस पेपर और इम्प्रॉपर यूज़, मतलब अब तक क्या इम्प्रॉपर यूज़ हुआ है क्या, इसका क्या है, एक आध एग्जाम्पल लिखते हैं हम, समझ गए आप। तो इतनी चीज़ें हमें देखनी। तो सबसे पहले चीज़ कौन सी, ग्राउंड ऑफ इम्पोजिशन, किस बेसिस पे प्रेसिडेंशियल रूल को लगाया जाता है, समझ गए। इसको देखते हैं। अब एक बार यहाँ पे लिखा है, देखो, इट इज़ अ ड्यूटी इन द परफॉर्मेंस ऑफ विच सेंटर टेक्स और द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट अंडर द आर्टिकल 356 इन द केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट। मतलब प्रेसिडेंशियल रूल क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी मतलब क्या, अगर कोई स्टेट है वो अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं चले, हमारे संविधान में जो लिखा गया है कि एक स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट होगी, उसके पास ये पावर है वो पावर है, अगर कोई स्टेट ऐसा भी है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो उसको पैमाने सेट करके दिए गवर्नेंस करने के लिए, उस हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर कोई स्टेट नहीं चल रहा है, तो वहाँ पे आर्टिकल 356 को यूज़ करके वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट टेक्स ओवर दी गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर जो, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है, स्टेट गवर्नमेंट को खारिज कर देता है और उस स्टेट का पूरा कब्जा अपने पास ले लेता है, उस स्टेट को सेंट्रल गवर्नमेंट चलाता है, समझ गए आप। और ये है हमारे संविधान में और एक चीज़ लिखी हुई है कि आर्टिकल 355 में, जैसे हमने इससे पहले देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटी कि सारे स्टेट ना कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चले। इसको एक बार देखा जाए कि ये सारे जो स्टेट है ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चल रहे हैं क्या, अगर नहीं चल रहे हैं फिर वो आर्टिकल 356 को यूज़ करके वहाँ पे कब्जा कर सकती है, वो जो स्टेट है उसका पूरा गवर्नेंस का, गवर्नमेंट चलाने का जो जिम्मा है अपने तरफ ले सकती है और स्टेट गवर्नमेंट को खारिज कर सकती है। तो देखो, ये जो फेलियर ऑफ स्टेट मशीनरी, इसके बाद जो ये आर्टिकल 356 उसको इम्पोज किया जाता है ना, तो अगर किसी स्टेट में आर्टिकल 356 अगर एक्टिव हो जाता है, इसका मतलब वहाँ पे प्रेसिडेंशियल रूल लग चुका है। और वो उसको प्रेसिडेंशियल रूल भी बोलते हैं, इसको स्टेट इमरजेंसी भी बोलते हैं और इसको कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी बोलते हैं। तो हम देख रहे थे ग्राउंड ऑफ इम्पोजिशन, प्रेसिडेंट रूल को कैसे क्यों इम्पोज किया जाता है, कौन से बेसिस पे, कौन से ग्राउंड पे। तो आर्टिकल 356 जो है ना, इसने प्रेसिडेंट को इम्पावर कर दिया, इसको पावर दे दी प्रेसिडेंट को कि वो अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट है वो अगर संविधान के हिसाब से अपना काम नहीं कर रही, देखो यहाँ पे लिखा है गवर्नमेंट ऑफ स्टेट कैन नॉट बी कैरिड ऑन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद क्या हो सकता है, फिर जो प्रेसिडेंट है वो प्रोक्लेमेशन कर सकते हैं, वो घोषणा कर सकते हैं किस चीज़ की, उस स्टेट में प्रेसिडेंशियल रूल की, समझ गए। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट नहीं चल रही, एक रीज़न है। दूसरी रीज़न क्या है, अगर कोई भी स्टेट है, आर्टिकल 365 क्या बोलता है, कोई भी स्टेट है अगर वो कंप्लाई नहीं करता है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो डायरेक्शन दी, सेंट्रल गवर्नमेंट से जो भी डायरेक्शन आई है, वो अगर स्टेट उसको फॉलो नहीं करता है, तो आर्टिकल 365 के तहत प्रेसिडेंट को ये पावर दिया गया है कि वो उस स्टेट में आर्टिकल 356 को इम्पोज कर सकता है, समझ गए। तो दो ग्राउंड पे, दो रीज़न के हिसाब से, दो रीज़न की वजह से किसी भी स्टेट में प्रेसिडेंशियल रूल लगाया जा सकता है। पहला रीज़न ये है कि अगर वो जो स्टेट है, वो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अगर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम नहीं कर रही, या वो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो डायरेक्शन दिए इसको फॉलो नहीं कर रही, तो प्रेसिडेंट वहाँ पे प्रेसिडेंशियल रूल लगा सकते हैं और वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट जो है वो उसको डिसफंक्शन किया जाएगा और वहाँ पे जो कंट्रोल है वो कौन लेगा, वो प्रेसिडेंट लेंगी। अब दूसरी चीज़ देखते हैं, पार्लियामेंट्री अप्रूवल। अब देखो, कोई स्टेट है जैसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, वहाँ पे अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि ये गवर्नमेंट सही से नहीं चल रही कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, अगर वहाँ पे प्रेसिडेंशियल रूल लगा देते हैं, बट ये कहाँ पे, इसको पास भी करना पड़ता है, अप्रूवल लेना पड़ता है, डायरेक्ट ऐसे मन मर्जी लगा देगा प्रेसिडेंट, तो इसको ना पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए होता है। जैसे प्रेसिडेंशियल रूल लगता है ना किसी भी स्टेट में, तो वो चीज़ जाती है पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट के दोनों सदन में से। जैसे आपने अगर किसी स्टेट में प्रेसिडेंशियल रूल लगा दिया वहाँ पे, तो राष्ट्रपति लागू लगा दी, तो उसमें उसके बाद विदिन 2 मंथ्स, 2 महीने, जैसे नेशनल इमरजेंसी में कितना पीरियड था, 1 मंथ से पहले आपको उसको दोनों सदन से पास करना पड़ता था 2/3 मेजोरिटी से। यहाँ पे वैसा नहीं, यहाँ पे 1 महीना नहीं, यहाँ पे 2 महीने।
तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 2 महीने टाइम है, वो 2 महीने के अंदर इसको पार्लियामेंट के दोनों सदन से इसको पास कर सकते, समझ गए। इफ़ अप्रूवल बाय बोथ ऑफ द हाउस, अगर दोनों की दोनों हाउस है, ये अगर इसको अप्रूव कर देते तो वो रूल कब तक रहेगा, 6 मंथ तक वहाँ पे प्रेसिडेंशियल रूल लगाया जाएगा। बट उसके बाद अगर पार्लियामेंट को लगता है या सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि हमें इसको बढ़ाना चाहिए, इसको बढ़ा के आगे और एक्सटेंड करना चाहिए, तो फिर उसके लिए क्या होगा, उसके लिए उनको हर 6 महीने बाद अप्रूवल लेना पड़ेगा पार्लियामेंट से इसको एक्सटेंड करने के लिए। और एक यहाँ पे जुगाड़ी ऐसा है कि ये सिर्फ 3 साल तक चलेगा। मतलब अगर जैसे पंजाब में अगर बीजेपी अगर प्रेसिडेंशियल रूल लगा देती, तो अगर अभी लगा दिया तो 2 महीने के पहले उनको विदिन 2 मंथ, जैसे अभी मई में उन्होंने लगा दिया तो जुलाई से पहले इनको वहाँ से पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा, दोनों सदन से। इन्होंने दोनों हाउस से अप्रूवल भी ले लिया, फिर 6 महीने बाद इनको एक्सटेंड करना है, तो वापस इन्होंने उसको एक्सटेंड कर दिया पार्लियामेंट से। ऐसे करते करते गए। पर भाई साहब ये कब तक है, ये जो नाटक है ना, ये 3 साल तक ही चलेगा। उससे बाद फिर आपको वहाँ पे इलेक्शन ही करवाने पड़ेगा और वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट एक मजबूत सरकार देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि इसको आप पूरा जिंदगी ऐसे, मतलब फिर ऐसा होता तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्टेट है वहाँ पे उनकी पार्टी की सरकार नहीं, वहाँ पे तो पूरे आजीवन वो इमरजेंसी लगा देते और वहाँ खुद ही चलाते सारा चीज़ें, समझ रहे। तो 3 साल तक ही आप समझ गए ना। अभी तो पार्लियामेंट्री अप्रूवल क्या है, दोनों सदन से उसको पास करना है और 6 मंथ 2 महीने विदिन 2 मंथ पास करना है और 6 मंथ के लिए बस पास होता है एक बार वो। और अगर आगे लेके जाना है तो इसको आपको टाइम टू टाइम इसको एक्सटेंड करना है। यहाँ तक क्लियर है। और इसका जो रिजोल्यूशन है अप्रूविंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल का जो प्रोक्लेमेशन इसको अगर अप्रूव करना है तो उसके लिए आपको इधर हाउस दोनों सदन जो है हमारे राज्यसभा लोकसभा, उसमें से कोई एक हाउस है, उसमें से सिंपल मेजोरिटी से इसको आपको पास करना पड़ेगा। समझ गए आप। इससे पहले क्या था, हमने नेशनल इमरजेंसी में देखा था, उसमें कितने लोग चाहिए थे, उसमें 2/3 मेजोरिटी चाहिए थी। इसमें कितना है, इसमें 50% ज़्यादा, मतलब इसमें प्रेजेंट एंड वोटिंग जितने लोग उसमें से 50% से ज़्यादा लोगों ने उसको समर्थन करना चाहिए। तो ये चीज़ आप याद रखो कि इसके ये अप्रूवल के लिए सिर्फ सिंपल मेजोरिटी चाहिए। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों, अब देखो कोई सरकार है उसका लोकसभा में तो मेजोरिटी होगी उसके पास, पर राज्यसभा में नहीं होगी ना। ऐसा थोड़ी होगा हर बार दोनों सदन में होगा, ऐसा होता ही नहीं। काफ़ी बार ऐसे 30 साल बाद ऐसा होता है कि कोई ऐसी सरकार आए जिसका राज्यसभा में भी बहुमत है और लोकसभा में भी बहुमत है। तो अगर इनको किसी स्टेट में अगर प्रेसिडेंशियल रूल लगाना है और मेजोरिटी अगर आपने 2/3 कर दी, एक हाउस में तो ये 2/3 मेजोरिटी प्रूव करेंगे जैसे अभी लोकसभा है, पर राज्यसभा में थोड़ी इनके पास वहाँ पे 2/3 मेजोरिटी होंगी, फिर तो प्रेसिडेंशियल रूल लगा ही नहीं सकती किसी स्टेट में। इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन किया है कि प्रेसिडेंशियल जब रूल लगता है तो किसी एक हाउस से आपको उसको सिंपल मेजोरिटी से पास करना पड़ता है। बट नेशनल इमरजेंसी के टाइम क्या करना पड़ता है, उस टाइम पे आपको वहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी से पास करना पड़ता है। यहाँ तक सही है। आगे अब देखो जो प्रेसिडेंशियल रूल है इसको हमने देखा था कि एक बार लगा तो 6 महीने लगता है, पर 6 महीने पर उसमें एक टाइम पे 6 महीने लगता है, पर बाद में आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो एक्सटेंड करने के लिए क्या है, देखो प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी शुड बी इन ऑपरेशन, वो एक्सटेंड करने के लिए 2 रीजन है। 2 रीजन के टाइम में आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, मन मर्जी नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको बताया ये 2 रीजन अगर सेट, ये 2 रीजन में से एक कोई रीजन है तभी आप स्टेट गवर्नमेंट में जो आपने उसको खारिज किया है वहाँ पे जो प्रेसिडेंशियल रूल लगाया है और वो कब्जा किया है उस पर, तो ये 2 रीजन में से अगर कोई एक रीजन है वो अगर होगा तभी आप उन्हें उसको 3 साल तक आप कंटिन्यू कर सकते, नहीं तो आपको विदिन 6 महीने वहाँ पे इलेक्शन कराना पड़ता है। तो 2 रीजन कौन से है, पहला रीजन है प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी शुड बी इन ऑपरेशन, मतलब जब किसी स्टेट में प्रेसिडेंशियल रूल लगाए और उस टाइम पे अगर नेशनल इमरजेंसी भी चल रही तो आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं लगातार 3 साल तक। उसके बाद इलेक्शन कमीशन मस्ट सर्टिफाई दैट द जनरल इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द कंसर्न स्टेट कैन नॉट बी हेल्ड इन अकाउंट ऑफ डिफिकल्टीज। मतलब 2 रीजन, जैसे कि अभी 6 महीने हो गए आपने पंजाब में नेशनल स्टेट इमरजेंसी लगा दी, वहाँ पे प्रेसिडेंशियल रूल ठोक दिया आपने, 356 आर्टिकल को इम्पोज कर दिया। बट आगे चल के आपको पता चला कि 6 महीने हो गए, आपको अब इलेक्शन लेने 6 महीने विदिन 6 महीने, बट आप इसको 3 साल तक तो एक्सटेंड कर सकते हैं, पर उसके लिए रीजन चाहिए। तो एक तो नेशनल इमरजेंसी भी नहीं हमारे देश में, बट इलेक्शन कमिश्नर जो है, जो इलेक्शन कमीशन जो इलेक्शन लेते हैं वहाँ पे उस स्टेट में, अगर वो बोले कि हम सिक्योरिटी के कारण या किसी और चीज़ को मद्देनजर रखते हुए उस स्टेट में अभी फिलहाल इलेक्शन लेना पॉसिबल नहीं, ऐसा अगर वो लोग सर्टिफाई कर देते, ऐसे लिख के देते कागज़ पे, तो फिर उसको एक्सटेंड किया जा सकता है प्रेसिडेंशियल रूल को। समझ गए। और प्रेसिडेंशियल रूल को कैसे निकालता है, प्रेसिडेंशियल रूल को डायरेक्ट उसका जो जैसे प्रेसिडेंशियल रूल चालू है किसी स्टेट में, उसको रिवॉक करने के लिए प्रेसिडेंट एट एनी टाइम उसको पीछे ले सकते हैं। समझ गए, उसको रिवॉक कर सकते हैं और उसके लिए कोई पार्लियामेंट्री अप्रूवल नहीं चाहिए। कैबिनेट ने अगर लिख के दे दिया कि इसको अभी हटा दो प्रेसिडेंशियल रूल को, वो एट एनी टाइम हटा सकते हैं, उसके लिए पार्लियामेंट से कोई बिल पास नहीं करना पड़ता। बट इन द केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी वहाँ पे क्या है, वहाँ पे 1/10 ऑफ जो लोकसभा मेंबर है उनको एक रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, फिर वो रिजोल्यूशन जाएगा प्रेसिडेंट के पास, फिर प्रेसिडेंट उसको निकालेंगे। समझ गए। तो ये 2 अलग चीज़ें हैं उसमें और इसमें ये डिफरेंस है। तो यहाँ तक अभी ये समझ गया प्रोक्लेमेशन, पार्लियामेंट्री अप्रूवल एंड ड्यूरेशन ऑफ प्रेसिडेंशियल रूल। अब एक बार कॉन्सिक्वेंसेज देख लेते हैं प्रेसिडेंशियल रूल के। प्रेसिडेंशियल रूल की वजह से क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते थे। देखो एक बार यहाँ पे देखो,
प्रेसिडेंट एक्वायर फॉलोइंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स व्हेन प्रेसिडेंशियल रूल इम्पोज इन द स्टेट। जब आर्टिकल 356 को आप इम्पोज कर देते हो किसी स्टेट में, तो प्रेसिडेंट के पास ना काफ़ी पावर आ जाती। तो कौन सी पावर है वो हम देखते हैं। प्रेसिडेंट कैन टेक अप द फंक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। प्रेसिडेंट क्या करता है, स्टेट गवर्नमेंट का सारा जो फंक्शन है ना वो अपने पास ले लेता है, और वो क्या करता है, स्टेट गवर्नमेंट को उसका जो ऑपरेशन है स्टेट गवर्नमेंट के, वहाँ उस स्टेट में जो गवर्नेंस का जो प्रक्रिया है वो एक तो गवर्नर या कोई अदर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को अपॉइंट करके उनसे वो चीज़ें करवाता है। मतलब जब प्रेसिडेंशियल रूल लगता है, आपको पता होगा, तो वो गवर्नर के पास सारी पावर आ जाती है, गवर्नर उस राज्य को चलाता है। प्रेसिडेंट क्या कर देता है, प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर देता है, जिससे प्रेसिडेंशियल रूल इंपोज हो जाता है। प्रेसिडेंट ये डिक्लेयर कर देता है कि आज से स्टेट की जो लेजिस्लेटिव पावर है, लेजिस्लेचर जो पावर मतलब क्या, कानून बनाने की जो पावर है, वो सारी पावर किसके पास है, वो अब आज से एक्सरसाइज कौन करेगा, वो पार्लियामेंट करेगी। मतलब जैसे कि उस स्टेट में बजट पास करना है, जो भी चीज़ें करनी, उस स्टेट में लॉ से रिलेटेड जितने भी कानून बनाने की पावर है वो पार्लियामेंट के पास जाएगी, और उस स्टेट के लिए जो कानून बनाया जाएगा वो पार्लियामेंट बनाएगी। कब, जब वहाँ पे ये होगा। और जो हमने देखा था सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट में जो सब्जेक्ट आते हैं वो यहाँ पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट पावर लॉ बना सकती है। बट जैसे ही प्रेसिडेंशियल रूल लगता है ना, तो स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट है उसमें सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट पावर बना सकती है, सॉरी वहाँ पे लॉ बना सकती है। बट जैसे प्रेसिडेंशियल रूल लगता है तो पार्लियामेंट के पास पावर आती है कि उस स्टेट के लिए वो सब स्टेट सब्जेक्ट जो है उसमें से भी वो उसके ऊपर भी कानून बना सकती है। उसके बाद ये दो रीजन तो हो गए, दो चीज़ें तो हो गई। तीसरी चीज़, प्रेसिडेंट कैन टेक ओवर ऑल नेसेसरी स्टेप इंक्लूडिंग द सस्पेंशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटिंग टू एनीबडी और एनी अथॉरिटी इन द स्टेट। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो है किससे रिलेटेड, किसी सब्जेक्ट से, किसी चीज़ से रिलेटेड, किसी अथॉरिटी से रिलेटेड, उसको सस्पेंड कर सकते हैं प्रेसिडेंट। इनके पास भी वो नेसेसरी स्टेप ले सकती है, ये पावर भी उनके पास आ जाती है। उसके बाद जब किसी स्टेट में प्रेसिडेंशियल रूल लगता है तो प्रेसिडेंट क्या करते हैं, प्रेसिडेंट इंपोज कर सकते हैं, नहीं इंपोज ही कर देते हैं। चीफ मिनिस्टर की जो स्टेट की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, मतलब स्टेट की जो कैबिनेट या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो सारे मिनिस्टर वगैरह होते हैं, मंत्री संत्री, इनको और चीफ मिनिस्टर को जैसे प्रेसिडेंशियल रूल वहाँ पे लागू हो जाता है तो उनका पावर सब चला जाता है। और वहाँ पे जो स्टेट गवर्नर है वो ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट या कोई और एडमिनिस्ट्रेटर, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटर, जिसको या विद द हेल्प ऑफ चीफ सेक्रेटरी वो स्टेट को चलाता है। समझ गए, अपॉइंटेड बाय, मतलब अगर एक तो स्टेट गवर्नर चलाएगा या स्टेट एडमिनिस्ट्रेटर होगा, एक चीफ सेक्रेटरी की हेल्प लेके, जिसको एडवाइज करता है या अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, वो ये दोनों में से कोई एक आदमी स्टेट को चलाएगा। समझ रहे, इसलिए आर्टिकल 356 को क्या बोलते हैं, पॉपुलरली इसको ये नोन है प्रेसिडेंशियल रूल से, इस नाम से। प्रेसिडेंशियल रूल इस नाम से इसलिए वो लोकप्रिय है क्योंकि उस स्टेट में किसी स्टेट में अगर प्रेसिडेंशियल रूल लगता है या किसी स्टेट में आर्टिकल 356 को इम्पोज किया जाता है तो वो स्टेट को चलाने की जो सारी पावर है वो प्रेसिडेंट के पास आ जाती है। और प्रेसिडेंट एक तो गवर्नर या किसी और बंदे को अपॉइंट करके उस स्टेट का सारा काम देख लेता है। देखो यहाँ पे प्रेसिडेंट इधर सस्पेंड और डिसॉल्व द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जो स्टेट की विधानसभा है, उसको भंग करने का हक, मतलब उसके भंग करने का जो पावर है वो प्रेसिडेंट के पास आता है। प्रेसिडेंट उसको एक तो भंग कर देते हैं या इसको डिसॉल्व कर देते हैं या उसको सस्पेंड कर देते हैं। और पार्लियामेंट उस स्टेट से रिलेटेड जितने भी लेजिस्लेटिव बिल, स्टेट बजट, ये सारी चीज़ें पार्लियामेंट पास करती हैं। समझ गए, तो ये थे कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ प्रेसिडेंट रूल। अब चौथा पॉइंट देखते हैं, उसमें केस ऑफ प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर यूज ऑफ प्रेसिडेंशियल रूल। देखो प्रेसिडेंशियल रूल का प्रॉपर यूज़ कब होता है वो हम देखते हैं, वो प्रॉपर यूज़ कब होगा। यहाँ पे इतने रीजंस दिए। देखो जब कोई अगर जनरल इलेक्शन हो जाता है, किसी स्टेट असेंबली में विधानसभा का इलेक्शन होता है और कोई पार्टी वहाँ पे उनके पास मेजोरिटी नहीं आती, और असेंबली में किसी पार्टी के पास मेजोरिटी नहीं, अब सत्ता लेने के लिए जैसे अगर 100 सीटें तो 50 से ज़्यादा तो सीट चाहिए ना, आपका बहुमत तो चाहिए आपके पास, तो किसी पार्टी के पास बहुमत नहीं, तो फिर गवर्नमेंट कैसे बनेगी, तो कोई बहुमत बन ही नहीं रहा है। तो फिर वहाँ पे उस केस में जैसे अभी महाराष्ट्र में हुआ था 2-4 महीने पहले, वहाँ पे प्रेसिडेंशियल रूल लगा दिया था, गवर्नर के पास पावर आ गई थी क्योंकि ये शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी इनके बीच में जो चल रहा था, समझ रहे क्या, ये पागलबंदी, उसके चक्कर में किसी के पास बहुमत था ही नहीं, तो वहाँ पे प्रेसिडेंशियल रूल लग गया था। दूसरी चीज़, कब लग सकता है प्रेसिडेंशियल रूल, देखो जब कोई असेंबली वहाँ पे ना, अगर कोई पार्टी सत्ता में या 2 पार्टी सत्ता में, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, असेंबली डिक्लाइंस टू फॉर्म अ मिनिस्ट्री, मतलब असेंबली के बाद जो मेजोरिटी, वो अगर मेजोरिटी खत्म हो जाती, कोई लोग वहाँ से उनको छोड़ देते, मतलब जैसे 3-4 पार्टी मिलके, जैसे अभी महाराष्ट्र है, वहाँ पे शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस तीनों मिला के सरकार चला रही, और अगर कल कांग्रेस अपना समर्थन ले लेती वापस, तो इनके पास तो बहुमत रहेगा नहीं, तो कोई कोलिशन गवर्नमेंट नहीं बनेगी, तो फिर क्या हो जाएगा, वहाँ पे फिर प्रेसिडेंट क्या कर देंगे, गवर्नर रूल वहाँ पे, सॉरी प्रेसिडेंशियल रूल वहाँ पे लगा देंगे। तीसरी चीज़, व्हेन मिनिस्ट्री रिजाइंस आफ्टर डिफीट इन द असेंबली, मतलब जैसे कि कोई असेंबली मतलब कौन सी विधानसभा है, विधानसभा में मिनिस्ट्री जो रिजाइन मार देती, मिनिस्ट्री मीन्स कौन, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वगैरह सारे मिनिस्टर सरकार के वो रिजाइन मार देते हैं,
और कोई दूसरा पार्टी नहीं जो गवर्नमेंट फॉर्म कर सकती है जिसके पास मेजोरिटी, फिर वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे भी इलेक्शन होगा। इसका एग्जांपल देता हूँ। अब 2019 में क्या हुआ, जनरल इलेक्शन हुए हमारे देश में, कौन से लोकसभा वाले और राज्यसभा वाले इलेक्शन नहीं थे, पर तमिलनाडु सॉरी इसमें क्या हुआ, तेलंगाना में 119 सीटें, 119 सीट में से लगभग या 90+ सीट एक पार्टी के पास थी, समझ रहे। तो वो पार्टी के पास एक सीट थी, जो भी आप चंद्रबाबू नायडू जो है, चंद्रबाबू नायडू नहीं, वहाँ पे कौन है, केसीआर जो है, केसीआर के पास इतने सीट्स थे। अब उसके गवर्नमेंट को सिर्फ 4 साल हुए थे। उसका इलेक्शन, स्टेट गवर्नमेंट का इलेक्शन 2020 में होता, पर उनको लगा 2019 में हवा उनकी तरफ है, अब इलेक्शन करवाएंगे तो फिर वहाँ पे हमें फ़ायदा हो जाएगा। इन्होंने क्या कर दिया, रिज़ाइन मार दिया। इन्होंने ना सरकार में रिज़ाइन मार दिया, चीफ मिनिस्टर ने और सारे मंत्री ने। अब इनके पास तो 120 में से कितने, 119 में से इनके पास 90 सीट थे, तो बचे 30 सीट। अब उनके पास थोड़ी पावर है, वो गवर्नमेंट बनाएंगे, समझ गए आप। तो 120 में अगर 90 लोग रिजाइन मार रहे तो अल्टीमेटली 30 लोग बचे, तो 30 लोग बचे तो फिर वो आप इलेक्शन ही करवाना पड़ेगा आपको। तो उन्होंने फिर 1 साल पहले, मतलब 5 साल पूरे होने से पहले 1 साल, मतलब 4 साल में रिजाइन मार दिया, क्योंकि उनको लगा अब इलेक्शन लेंगे तो हम चुन के आ जाएंगे, समझ रहे। उस टाइम एटमॉस्फेयर उनके फेवर में था, वातावरण उनके फेवर में था, इसलिए उन्होंने रिजाइन मार दिया और फिर वो इलेक्शन करके चुन के आ गए। तो यही चीज़ है कि अगर मिनिस्टर अगर रिजाइन मारते तो वहाँ पे भी प्रेसिडेंशियल रूल लगेगा, वहाँ पे फिर इलेक्शन होंगे, समझ गए। तो ये हमने ये वही देख लिया। उसके बाद और कौन से रीज़न है, 3 तो देख लिए। चौथा, जब कोई भी गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो अगर स्टेट गवर्नमेंट को कोई डायरेक्शन दे रही, कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक डायरेक्शन दे रही, अगर वो स्टेट गवर्नमेंट नहीं मान रहा है, उसको फुलफिल नहीं कर रहा है, तो फिर क्या होगा, फिर भी उस पर वहाँ पे भी प्रेसिडेंशियल रूल लगाया जा सकता है। इंटरनल सबवेंशन, मतलब कोई स्टेट गवर्नमेंट है, अगर वो डिलिबरेटली कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ, लगातार कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ काम कर रही या लॉ और वायलेंट रिवॉल्ट कर रही देश के खिलाफ, तो फिर वहाँ पे भी प्रेसिडेंशियल रूल लगाया जा सकता है। और फिजिकल बैकडाउन मीन्स क्या, वेयर द गवर्नमेंट willfully refuses to discharge its constitutional obligations endangering the security of state, मतलब गवर्नमेंट वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन जो है, संवैधानिक उनके पास जो जवाबदेही है, वो अगर उसको फिलफिल नहीं कर रहे और स्टेट की सिक्योरिटी जो है वो इन डेंजर में आ गई, मतलब वो डेंजर जोन में आ गई, तो वहाँ पे भी जो प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट रूल वहाँ पे लगा सकती है, समझ गए। तो ये था प्रॉपर यूज। अगर ये रीज़न है, 6 रीज़न, इसके हिसाब से अगर प्रेसिडेंट रूल लगता है तो इसको हम समझ लेते हैं कि ये सही तरीके से प्रेसिडेंशियल रूल लगाए। अब कुछ ना इम्प्रॉपर यूज़ देखते। देखो इस पे ना क्वेश्चन नहीं आता, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बनता ही नहीं है, डिस्क्रिप्टिव वाला है। ये जो यूपीएससी वाला जो पेपर है मेंस के लिए, इसमें क्वेश्चन आता है। ये प्रीलिम जो होता है या ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन होता है, इसमें इस टॉपिक पे क्वेश्चन नहीं आता। फिर भी हम इसको एक बार देख लेते हैं। देखो इम्प्रॉपर यूज जो होता है ना प्रेसिडेंशियल रूल का या आर्टिकल 356 का, वो ये हो जाता है कि जैसे ये कोई गवर्नमेंट है, उसकी कोई मिनिस्ट्री रिजाइन मार देती है, जैसे कोई मिनिस्टर है उसने रिजाइन मार दिया, या सपोर्ट उनका कम, जैसे कि महाराष्ट्र है। अब महाराष्ट्र में अगर जैसे कि 300 सीट है और किसी जो एक पार्टी थी सत्ता में, इनके पास 180 सीट थी, मेजोरिटी थी, उनके पास बहुमत था, पर जैसे 20 लोगों ने रिजाइन मार दिया या 30 लोगों ने रिजाइन मार दिया, 150 पे आके बात अटक गई, या 149 तक बात आके अटक गई, तो इन्होंने अपना मेजोरिटी खो दी। और जैसे ही ये मतलब मेजोरिटी लाने से पहले या वो एकदम बॉर्डर पे उसी टाइम पे विदाउट प्रूविंग द फॉर्म, मतलब अल्टरनेटिव कोई मिनिस्ट्री बन सकती है क्या, समझ रहे हैं। जैसे कि बहुमत, चलो 180 लोग थे इनके पास, बहुमत के लिए 150 चाहिए थे, इनके पास 130 आ गए, समझ 130 बच गए, बाकी 50 लोग छोड़ के चले गए। बट गवर्नर ने अगर जो अपोजिशन पार्टी उसको बिना पूछे हुए कि यहाँ पे अल्टरनेटिव गवर्नमेंट बन सकती है क्या, ये जो 50 लोग हैं वो सामने वाली पार्टी में जाके मिलकर उनका बहुमत बन सकता है क्या, ऐसे अल्टरनेटिव ऑप्शन को बिना जांचे, बिना उनको एक मौका दिए हुए कि आप एक काम करो, आप अपनी गवर्नमेंट बनाओ, वैसे डायरेक्ट अगर प्रेसिडेंट इस पर गवर्नर प्रेसिडेंशियल रूल लगा देता है, तो फिर ये प्रेसिडेंशियल रूल और आर्टिकल 356 का मिस यूज है, समझ गया। और जो प्रेसिडेंशियल रूल लगता है ना, वो गवर्नर के रिकमेंडेशन पे लगता है। तो अगर गवर्नमेंट ने गवर्नर के, तो अगर किसी स्टेट में गवर्नर है, उस गवर्नर ने वहाँ पे मिनिस्ट्री ने अपना जो बहुमत है वो खो दिया, और उसको अगर मतलब फ्लोर टेस्ट जो होती, फ्लोर टेस्ट मतलब असेंबली जो होती है, वहाँ पे सारे पार्टी के लोगों को बोला जाता है, और उनको जो पार्टी गवर्नमेंट में है या जिसको गवर्नमेंट बनानी है उनको बोला जाता है आप अपनी मेजोरिटी प्रूव करो। 300 सीट है ना, आप यहाँ पे दिखा दो कि आपके पास मतलब 150 से ज़्यादा लोग आपके समर्थन में। तो अगर ऐसे कोई एक गवर्नमेंट है जो फिलहाल रनिंग में है और उनका वो अपना बहुमत खो देती है, तो बिना दूसरे अपोजिशन पार्टी को या अल्टरनेट लोगों को उनको फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाए या उनको एक मौका न देते हुए डायरेक्ट अगर गवर्नर रिकमेंड कर देता है प्रेसिडेंट को कि यहाँ पे प्रेसिडेंशियल रूल लगा दो, और यहाँ पे अगर प्रेसिडेंशियल रूल लगा दिया जाता है प्रेसिडेंशियल रूल, तो ये मिसयूज है प्रेसिडेंट रूल का, समझ रहे आप। तो ये था इम्प्रॉपर। और एक इम्प्रॉपर यूज आपको बताता हूँ। देखो अगर कोई गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, वहाँ पे माल एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है, मतलब वहाँ पे एलिगेशन लग रहा है स्टेट पे कि वहाँ पे करप्शन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो किसी स्टेट में अगर करप्शन हो रहा है उसके हिसाब से वहाँ पे आप ना उस स्टेट गवर्नमेंट को बर्खास्त नहीं कर सकती, वहाँ पे प्रेसिडेंशियल रूल नहीं लगा सकती, समझ रहे आप।
और अगर वहाँ पे इंटरनल डिस्टर्बेंसेस है वो इतने ज़्यादा नहीं है कि वहाँ पे प्रेसिडेंशियल रूल लगाने की ज़रूरत है, फिर भी अगर वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है तो ये भी गलत चीज़ है। समझ गए, ये थोड़े बहुत ऐसे इन प्रॉपर यूज गए। तो प्रॉपर यूज जो है वो आपने याद रखना है, वो 6 पॉइंट जो हमने अभी देखे थे। समझ गए, तो इस तरह से हमने ये जो हमारा दूसरा टाइप का इमरजेंसी था, कौन सा, प्रेसिडेंशियल रूल, तो उसमें हमने प्रेसिडेंट रूल में क्या देखा था, उसको इम्पोजिशन कैसे किया जाता है, उसका पार्लियामेंट्री इम्पोजिशन कैसे 2 राउंड पे किया जाता है। अगर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट वो कंप्लाई नहीं करती सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्शन को, या वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अपना काम नहीं करती, तो वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। पार्लियामेंट्री अप्रूवल विद इन 2 महीने, जैसे प्रेसिडेंशियल रूल लगाया जाता है 2 महीने के पहले आपने उसमें पार्लियामेंट्री अप्रूवल लेना है सिंपल मेजोरिटी से, और उसका ड्यूरेशन कितना है 6 महीने। आप उसको 6 महीने के बाद, हर 6 महीने के बाद आपको इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, बट कब, 3 साल तक बस। और उसमें भी कंडीशन है, एक्सटेंड करने के लिए कंडीशन ऐसी है, अगर स्टेट कमिश्नर जो है, इलेक्शन कमिश्नर, वो अगर लिख के दे कि भाई साहब यहाँ पे इलेक्शन नहीं हो सकता, या नेशनल इमरजेंसी चल रही है देश में उस टाइम पे, उसी टाइम पे उसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं, नहीं तो आपको 6 महीने से पहले ही इलेक्शन करवाना पड़ेगा। उसके हमने कॉन्सिक्वेंसेज देखे थे, कैसे स्टेट गवर्नमेंट की पावर प्रेसिडेंट के पास आती है, प्रेसिडेंट सारा चलाता है, प्रेसिडेंट जो स्टेट का लेजिस्लेटिव पावर है, कानून बनाने की पावर, वो भी पार्लियामेंट के पास चला जाती, और उसका प्रॉपर यूज़ और इम्प्रॉपर यूज़, ऐसे हमने ये चीज़ें भी इसको देख लिया हमने। तो इस तरह से हमने ये जो हमारा दूसरा था टाइप ऑफ इमरजेंसी में, दूसरा जो टाइप था नेशनल इमरजेंसी के बाद प्रेसिडेंशियल रूल, ये भी हमने देख लिया। अब तीसरा टाइप देखते हैं, कौन सा, फाइनेंशियल इमरजेंसी। जो तीसरे टाइप की इमरजेंसी ना, वो है फाइनेंशियल इमरजेंसी। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका जो आर्टिकल 360 वो बोलता है कि उसमें सारे प्रोविजन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 360 में लिखी हुई है। तो क्या होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब हमने नेशनल इमरजेंसी देख लिया कि आर्म रिबेलियन और जो एक्सटर्नल एग्रेशन, ये 2 रीज़न हो तो हम नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं। अगर कोई स्टेट है वो अगर कंप्लाई नहीं कर रहा है सेंटर के डायरेक्शन से, या वो एंटी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम नहीं कर रहा है, तो ये 2 रीज़न की वजह से वहाँ पे प्रेसिडेंशियल रूल लगाया जा सकता है। तो ये नेशनल इमरजेंसी के बारे में हमने देखा, ये प्रेसिडेंशियल रूल। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी क्यों लगाई जाती है, उसका क्या रीज़न है और वो कैसे लगाई जाती है, उसको समझने की एक बार कोशिश करते हैं। देखो आर्टिकल 360 ना, ये एम्पावर करता है किसको, प्रेसिडेंट को एम्पायर करता है कि पावर देता है कि आप फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकते हो। अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि हमारे देश में जो सिचुएशन वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया और एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी, अगर मतलब हमारे देश की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या हमारे देश का क्रेडिट ऑफ इंडिया, देश का पूरे या किसी पार्ट का, ये अगर थ्रेटन हो रहा है, मतलब इकोनॉमिकली पैसे के हिसाब से देखा जाए तो देश अगर पैसे के हिसाब से अगर उसकी स्टेबिलिटी बरकरार नहीं रहती, वो अगर कोई हमारे यहाँ पे आर्थिक संकट आने वाला है, अगर ऐसा प्रेसिडेंट को लगता है, तो फिर प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 360 इसको यूज़ करके फाइनेंशियल इमरजेंसी को इम्पोज कर सकते हैं। समझ गए आप। अब क्या होता, जब इंदिरा गांधी थी, इन्होंने जब नेशनल इमरजेंसी लगाई थी तो इन्होंने काफ़ी चेंज किया था कॉन्स्टिट्यूशन को। तो उसी टाइम पे इन्होंने 38 अमेंडमेंट एक्ट लाया था 1975, जब इमरजेंसी चालू थी, और उन्होंने ऐसा उसमें काफ़ी चेंजेस किए थे। हमने मतलब टाइम देखे चेंजेस हर एक टॉपिक के हिसाब से। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जो चेंज था, उन्होंने अमेंडमेंट लाया था और कॉन्स्टिट्यूशन में ये चेंज कर दिया था कि फाइनेंशियल जो इमरजेंसी अगर प्रेसिडेंट उसको अगर प्रोक्लेम करता है, उसको अगर अनाउंस करता है, तो अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है तो बाद में इसको कहीं पे भी क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, किसी ग्राउंड पे इसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, या कोर्ट में या कहीं पे भी। पर बाद में क्या हुआ, जब इमरजेंसी हट गई थी नेशनल इमरजेंसी 1975 की, उसके बाद इलेक्शन हुआ था, इंदिरा गांधी हार गई थी और जनता दल जो है वो गवर्नमेंट आया था, और जनता दल ने क्या किया, 44th अमेंडमेंट एक्ट लाया था 1978 में, और इन्होंने क्या कर दिया था, इन्होंने बोला था कि अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती तो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में ये वापस ये कर दिया कि फाइनेंशियल इमरजेंसी अगर प्रेसिडेंट लगाता है तो इसका बाद में जुडिशियल रिव्यू होगा, इसको देखा जाएगा कि ये सही था या गलत था, उसके हिसाब से फिर देखा जाएगा कि क्या मतलब ये डिसीजन सही था या नहीं। समझ रहेगा, इसका मतलब जुडिशियल स्क्रूटिनी हो सकती है, जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट इस पर बाद में देख सकता है कि ये सही था या गलत था। समझ गए आप। तो ये चीज़ थी। और बाद में देखो, जो फाइनेंशियल इमरजेंसी आप ये कर देते हो, उसको प्रोक्लेम कर देते हो, तो बाद में इसको आपको अप्रूव तो करना पड़ेगा पार्लियामेंट में। तो कितना टाइम होता है, वही कितना, जैसे प्रेसिडेंशियल रूल में 2 महीने, और नेशनल इमरजेंसी में कितना टाइम लगता है, 1 महीना। नेशनल इमरजेंसी अगर प्रेसिडेंट प्रोक्लेम करते हैं तो आपको विदिन 1 मंथ दोनों हाउस से उसको पास करवाना पड़ेगा 2/3 मेजोरिटी। बट यहाँ पे क्या है, फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम पे आपको दोनों हाउस से पास करना पड़ेगा विदिन 2 मंथ। समझ गए। और वो जो पास करने के लिए जो मेजोरिटी, वो सिंपल मेजोरिटी, समझ गए, वंस अप्रूव बाय बोथ द हाउसेस। अगर जैसे एक टाइम अगर ये अप्रूव हो जाती तो ये इनडेफिनेट पीरियड के लिए चलती। मतलब प्रेसिडेंशियल रूल और जो हमारी नेशनल इमरजेंसी, इसको हर 6 महीने में आपको एक्सटेंड करना पड़ता है, और नेशनल इमरजेंसी तो 6 महीने एक्सटेंड करके कितना भी लंबा खींच सकते हो। प्रेसिडेंशियल रूल जो है उसको एक्सटेंड करके आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल तक इसको एक्सटेंड कर सकते हो। और ये जो है इसको एक्सटेंड करने की जरूरत हर 6 महीने, इसको भी 6 महीने एक्सटेंड करने की जरूरत है। बट ये जो फाइनेंशियल इमरजेंसी, इसको एक बार आपने लगा दिया तो इसको लंबा मतलब इसको एक्सटेंड करने की ना जरूरत है ना, ये इसका कोई लिमिटेड टाइम है, ये लंबा चलता रहेगा। समझ गए आप। तो ये इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें। और आगे देखो, जब आप उसका देखो क्या क्या जो मैंने अभी आपको बताया, वही कि इसका जो
मिनिमम पीरियड है वो देयर इज नो मिनिमम पीरियड प्रिस्क्राइब इन दिस ऑपरेशन। दो चीज़ पार्लियामेंट्री अप्रूवल के लिए लगाई जाती है। मिनिमम पीरियड कुछ नहीं है, 2 महीने के अंदर आप उसको करना है और रिपीटेडली पार्लियामेंट्री अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं। एक बार अपने पार्लियामेंट्री अप्रूवल ले लिया तो ये लंबा चलता रहेगा। और जैसे मैंने बताया कि आपको इसको किसी एक हाउस से सिंपल मेजोरिटी से पास करना पड़ेगा, उसके लिए आपको स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत नहीं। नेशनल इमरजेंसी में 2/3 मेजोरिटी चाहिए, प्रेसिडेंट रूल और इसमें सिंपल चाहिए, और इधर हाउस में से उसमें क्या चाहिए, और वो नेशनल इमरजेंसी 1 महीने के अंदर, इधर 2 महीने के अंदर है। और प्रेसिडेंट इसको कभी भी निकाल सकते हैं और इसके लिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल की जरूरत नहीं। प्रेसिडेंशियल रूल को हटाने के लिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल की जरूरत नहीं, पर नेशनल इमरजेंसी को हटाने के लिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल की जरूरत है। लोकसभा से 1 टर्म मेंबर का आपको एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, तभी हटेगी वो। समझ गए? तो ये भी हमने यहाँ पे। अब बस फाइनेंशियल इमरजेंसी के हमें इफेक्ट देखने, क्या इफेक्ट होते हैं। देखो, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब क्या होता है, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ सेंटर एक्सटेंड, मतलब एग्जीक्यूटिव काम करने की जो दायरा है सेंट्रल गवर्नमेंट का वो बढ़ जाता है। कहाँ पे, वो जो स्टेट है, स्टेट को ना फाइनेंशियल प्रॉपर्टी या कैनन्स ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी डायरेक्शन दे सकते हैं स्टेट को, टू ऑब्जर्व सच एज कैनन्स ऑफ। स्टेट को सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनेंस डायरेक्शन दे सकते हैं फाइनेंस से रिलेटेड, जैसे कि सच एज कैनन्स ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी एज स्पेसिफाइड बाई इट। और दूसरा जो डायरेक्शन टू डायरेक्शन एज ए प्रेसिडेंट में भी, मतलब प्रेसिडेंट को अगर कोई लग रहा है तो प्रेसिडेंट भी वो स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट की भी आप पे डायरेक्शन दे सकता है, और उसको कोई बड़ा लग रहा है कि ऐसे कोई जरूरी डायरेक्शन देने की जरूरत थी। समझ गए? उसके बाद दूसरा इफेक्ट क्या है, देखो दूसरा, एनी सच एज डायरेक्शन इंक्लूड्स द प्रोविजन रिक्वायरिंग। क्या वो डायरेक्शन है, क्या क्या आ सकते हैं डायरेक्शन, रिडक्शन ऑफ सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ एनी क्लास ऑफ पर्सन सर्विंग इन द स्टेट। स्टेट गवर्नमेंट में कोई आदमी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर अगर काम कर रहा है तो उसकी सैलरी और अलाउंसेस उसको रिडक्ट किया जा सकता है। और जो भी बिल होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के, जैसे भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट है उनका बिल होता होगा, बजट वगैरह उनका पैसे से रिलेटेड, वो जो उनके बिल है वो बिल रिजर्व कर सकते हैं प्रेसिडेंट। समझ रहे? मतलब वो स्टेट लेजिस्लेचर से अगर कोई हमारे देश पर अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लग रही और वेस्ट बंगाल अगर ममता बनर्जी कोई फाइनेंस से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड अगर कोई बिल पास कर रहे हैं अपने स्टेट लेजिस्लेचर में, अपने विधानसभा में, तो वो बिल प्रेसिडेंट अपने मतलब रिजर्व करके रख सकते हैं कंसिडरेशन के लिए। प्रेसिडेंट चाहेंगे तो उसको फिर वो बोलेंगे नहीं मैं वैसे बोलूँगा तुम्हें वैसे बिल पास करना पड़ेगा। ये एक चीज़ है। और तीसरी जो चीज़ है कि देखो, प्रेसिडेंट जो है, हमने बोला ना डायरेक्शन इशू कर सकते हैं सैलरी और अलाउंसेस को कम करने के लिए, तो उसमें क्या है, ऑल और एनी क्लास ऑफ पर्सन सर्विंग इन यूनियन, सारे यूनियन स्टेट और मतलब सारे टाइप के जो लोग हैं वो, और एनी क्लास, वो यूनियन में जो है उनका पैसा कट कर दिया सकता है। जज है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज है इनका भी पैसा कट किया जा सकता है। ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी सेंटर एक्वायर फुल कंट्रोल ऑफ स्टेट ओवर फाइनेंशियल मैटर। जब फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को जो पैसा से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड जो सारी चीज़ें स्टेट गवर्नमेंट की, उस पर कंट्रोल मिल जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अब तक हमारे देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी, तो क्वेश्चन आएगा कि अब तक ऐसी कौन सी इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी मतलब प्रेसिडेंट इमरजेंसी रूल मतलब स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी, तीनों में ऐसे कौन सी इमरजेंसी जो अब तक हमारे देश में लगी नहीं, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी। समझ गए? हम बहुत क्लोज थे 1991 में, पर मनमोहन सिंह की वजह से बच गए, नहीं तो उस टाइम पे पक्का कांड होने वाला था। उस टाइम पे फाइनेंशियल इमरजेंसी लगने वाली थी, पर उन्होंने जो क्या किया, उन्होंने हमारी इकोनॉमी खोल दिया, एलपीजी रिफॉर्म लाए, और एलपीजी रिफॉर्म के चक्कर में आके हमारी इकोनॉमी बच गई थी फाइनेंशियल इमरजेंसी को लगते लगते। तो इस तरह से हमने क्या किया, हमने हमारा जो ये चैप्टर इमरजेंसी का, इसमें हमने नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये तीनों टॉपिक को हमने कल का लेक्चर में ये कर दिया था, आज के लेक्चर में ये दोनों। हमारा ऐसे नेशनल इमरजेंसी, ये जो इमरजेंसी टॉपिक है, ये इमरजेंसी प्रोविजन, ये खत्म हो गया। अब देखो ये जो चार्ट है, ये चार्ट आप वीडियो को पॉज कीजिए और उसमें देखो मैंने सारा डिटेल में डाला है कि इमरजेंसी कौन सी, नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंशियल रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी, इसमें कौन से आर्टिकल में आता है। ये आर्टिकल 352 में आता है, ये 356 में और ये 360 में। अब प्रोक्लेमेशन, नेशनल इमरजेंसी आपको जब लगाना है तो आपको जब इमरजेंसी आप अनाउंस कर देते हैं प्रेसिडेंट, तीनों इमरजेंसी को कौन अनाउंस करता है, प्रेसिडेंट। बट इसको आपको 1 मंथ के पहले ये करना है, 1 महीने से पहले आपको इसको। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि नेशनल इमरजेंसी आपको 1 महीने के अंदर अंदर, जैसे जिस दिन आप डिक्लेयर करते हैं प्रेसिडेंट, 1 महीने के अंदर उसको आपको पार्लियामेंट से पास करना पड़ता है। बट नेशनल इमरजेंसी लगती भी तब है जब आपको ना कैबिनेट रिटर्न दी थी प्रेसिडेंट को, तभी लगती। बट बाकी जो है दोनों, इसमें क्या है, इसमें आपको जब आप अनाउंस करेंगे उसको रिटर्न चाहिए, एक तो चीज़। दूसरी चीज़ क्या, ये आपको 2 महीने के अंदर अंदर इसको पास करवाना है पार्लियामेंट से। अब इसको जो पास करो नेशनल इमरजेंसी को, वहाँ चाहिए आपको 2/3 मेजोरिटी। बट ये जो प्रेसिडेंशियल रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी, वहाँ पे आपको सिंपल मेजोरिटी से भी काम चल जाता है, वहाँ पे 2/3 मेजोरिटी की जरूरत नहीं। और एक चीज़, जो नेशनल इमरजेंसी, उसमें जुडिशियल रिव्यू नहीं होता। नेशनल इमरजेंसी लगती तो बाद में आप किसी कोर्ट में जाके इसको इंक्वायरी नहीं होगी। बट जो प्रेसिडेंशियल रूल है और जो फाइनेंशियल इमरजेंसी, इसका बाद में जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, कोर्ट में जाके आपको जवाब देना पड़ेगा आपने क्यों लगाई थी ये दोनों इमरजेंसी, अगर कोई गवर्नमेंट लगाती तो। उसके बाद रिवोकेशन, इसको कैसे निकालेंगे, देखो एक बार इसको पास करते हैं तो 6 महीने के बाद आपको कंटिन्यू, मतलब 6 महीने बाद आपको एक्सटेंड करना पड़ता है हर बार। एक बार अगर नेशनल इमरजेंसी 2/3 मेजोरिटी से आपने 1 मंथ के अंदर पास करवा दी, यहाँ पे 2 मंथ के अंदर प्रेसिडेंशियल रूल पास करवा दिया, पर आपको हर 6 महीने इसको क्या करना है, एक्सटेंड करवाना है।
बट फाइनेंशियल इमरजेंसी एक बार लगा दी, अनलिमिटेड चलता जाएगा वो, उसमें आपको वापस एक्सटेंड करने की मतलब उसको एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं। और ये जो इसका जो आपको रिवोकेशन करना निकालना जो है जिस टाइम देखो ये प्रेसिडेंट अगर इसको पार्लियामेंट्री अप्रूवल की जरूरत नहीं, अगर कैबिनेट बोलेगी प्रेसिडेंट को इसको हटा दो तो प्रेसिडेंट रूल को हटा देंगे, फाइनेंशियल इमरजेंसी को हटा देंगे। बट नेशनल इमरजेंसी को हटाने के टाइम आपको 1/10 जो लोकसभा के मेंबर है उनके 14 दिन के अंदर उसको मतलब एक नोटिस लेके आपको जिस दिन हटाएंगे 14 दिन के अंदर इनका एक पार्लियामेंट में नोटिस पास करवानी है, आपको रिजोल्यूशन पास करवाना है, इनकी वहाँ पे सिग्नेचर चाहिए 1/10 ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, मतलब जैसे अभी की अगर काउंट देखा जाए तो लगभग 55 या 60 मेंबर की साइन चाहिए। उसके बाद एक्सटेंशन, जैसे मैंने आपको बताया एवरी 6 मंथ आपको इसको एक्सटेंड करना है, इसको भी एवरी 6 मंथ एक्सटेंड करना है। बट ये जो फाइनेंशियल इमरजेंसी इसको एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं, एक बार हो गया तो हो गया, समझ गए। वापस यहाँ पे देखो नेशनल, यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंशियल रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन, यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी में क्या है अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं, समझ गए। यहाँ पे डायरेक्ट मतलब एक्सटेंशन, एक्सटर्नल रिग्रेशन और इंटरनल आर्म रिबिलियन, ये अगर 2 रीजन है आप डायरेक्ट इसको ये कर सकते हो। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कंडीशन है, यहाँ पे कंडीशन वो 2 कंडीशन है, तो ये कंडीशन अगर होती है तो प्रेसिडेंट डायरेक्ट इसको आप कर सकते हैं, इसमें अलग से अप्रूवल की जरूरत नहीं। बट अगर आपको प्रेसिडेंशियल रूल लगाना है तो 2 कंडीशन है, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 365। अगर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्शन के हिसाब से काम नहीं कर रही, या जो सेंट्रल गवर्नमेंट है स्टेट गवर्नमेंट वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम नहीं कर रही, तो ये 2 अगर रीजन हो गए तभी आप प्रेसिडेंशियल रूल लगा सकते हो, समझ रहे, ये 2 कंडीशन है। और फाइनेंशियल इमरजेंसी में क्या है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगर ये सेटिस्फाई होता है कि सिचुएशन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की सिचुएशन हमारे फेवर में नहीं है, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने की जरूरत है, तब फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा जा सकती है। अप्रूवल यहाँ पे 2/3 मेजोरिटी, यहाँ पे सिंपल मेजोरिटी, यहाँ पे भी सिंपल मेजोरिटी, एक हाउस से, किसी भी एक हाउस से, यहाँ पे दोनों हाउस से लेना है। निकालने के लिए वहाँ 1/10 रिजोल्यूशन चाहिए, यहाँ पे पार्लियामेंट्री रिक्वायरमेंट नहीं, ये हमने सारा देख लिया। देखो इस तरीके से हमने ये पूरा चार्ट देख लिया। और जो फाइनेंशियल इमरजेंसी इसको और प्रेसिडेंट रूल और नेशनल इमरजेंसी, इस तरीके से हमने हमारा ये जो टॉपिक था कौन सा वाला, ये सेकंड यूनिट का जो 5वां चैप्टर था इमरजेंसी प्रोविजन, इसको हमने पूरी तरीके एकदम डिटेल में देख लिया है, समझ रहे। तो इसी तरह से हमने हमारा जो पॉलिटी का हमें 10 यूनिट देखने थे, तो इस तरह से हमने हमारे पॉलिटी के जो 10 टोटल यूनिट देखने थे, इसमें से पहले 2 यूनिट जो है वो हमने खत्म कर दी। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट होगा और वहाँ से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वहाँ से हम शुरुआत करेंगे, समझ गए आप। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, इन्जॉय। ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में दी हुई बेल को प्रेस कीजिए।